कोयला हमारे के यहाँ से जाएगा, लौह अयस्क हमारे के यहाँ से जाएगा, और प्लांट कहाँ लग रहा है? नागपुर में, महाराष्ट्र में। उसका लाभ महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा। तो कितनी बड़ी विडंबना है। हम लोग प्रधानमंत्री जी को 10,000 पोस्ट कार्ड शुरुआती चरण में हम लोग लिखेंगे, और साथ साथ 2 लाख हस्ताक्षर बोकारो वासी करेंगे। बोकारो की धरती पे मेरा जन्म हुआ है, उसके प्रति एक कर्ज है, और उस कर्ज को उतारना है। आखिर ये मसला है क्या, और मतलब ये मसला आपको इतना क्यों अफेक्ट कर रहा है? लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। जो भी हुआ उसका परिणाम आज बोकारो भुगत रहा है। बहुत सारा एक अराजक वातावरण बना, और उसमें एक विस्थापित युवक की मौत भी हो गई, दर्जनों घायल भी हुए, सैकड़ों पे केस दर्ज हुआ। हमारा राज्य को लगभग 25 साल हो गए, अभी तक यहाँ पे जो विस्थापन और पुनर्वास नीति होना चाहिए और आयोग अभी तक स्वरूप में नहीं आया है। तो अगर यह इन्वेस्टमेंट सक्सेस नहीं होगा ब्राउनफील्ड, तो पूरे विश्व के इन्वेस्टर में यही संदेश जाएगा कि सरकार, जब केंद्र की सरकार अपना ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में जब निवेश सफल नहीं कर पाई, तो हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट झारखंड में कैसे निवेश करेंगे? उसकी क्या गारंटी है सफलता की? जो लोग आज बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि जब हम लोग कोई आदमी जब मरणासन्न स्थिति में रहते थे, और जब वो बीजीएच को जब अस्पताल लेके जाया जाता था, तो जो बीजीएच में एंट्री के साथ उनको लगता था कि अब हम बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। आज स्थितियाँ जस्ट उल्टा हो गई। अब जो थोड़ा मोड़ा बीमारी भी जिनको रहता है और उनको अस्पताल इलाज कराने के लेके जाया जाता है बीजीएच, तो कहते हैं कि कहाँ यार, मारने के लिए हमको ले आया। एक समय 1980-85 में हुआ था। एक बार और प्रयास हुआ, जिस समय वहाँ के एक कुख्यात लोहा तस्कर आज फिर आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में जब वो वहाँ के विकास के लिए जब वहाँ से आ रहा है, तो फिर से समाज को गलत डायरेक्शन ले जाने का एक षड्यंत्र हो रहा है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है और ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से कितना अलग होता है? तो उस समय का जो टेक्नोलॉजी के डेवलप हुआ था, तो उसमें क्या है, इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है। अब का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें अपेक्षाकृत इनपुट कम रहेगा, आउटपुट ज्यादा रहेगा। तो आपको क्या लगता है इसकी परिणति क्या होगी? हमारा लड़ाई सत्य के लिए है, समाज को विकसित बनाने के लिए है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रयास में ईश्वरीय शक्ति का भी आशीर्वाद मिल रहा है, मिलेगा, और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। बीएसएल यानी बोकारो स्टील लिमिटेड, नाम तो आपने सुना ही होगा। भारत के औद्योगिक क्रांति के दौर में अविभाजित बिहार के झारखंड इलाके के बोकारो में स्थापित इस इस्पात संयंत्र ने भारत ही नहीं वरन दुनिया की औद्योगिक शक्ल बदल दी। लेकिन दुखद है कि वर्षों पहले औद्योगिक संबल के रूप में स्थापित सेल का बीएसएल अब अपनी बर्बादी के दिन देख रहा है। वर्तमान की केंद्र सरकार द्वारा बीएसएल के विस्तारीकरण और बेहतरी के लिए 25,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव भी आया, लेकिन लाल फीताशाही ने उसे भी ले लिया। अब भावनाएं तो उद्वेग मारती ही हैं। ऐसे में बोकारो की गलियों में पले बढ़े उच्च शिक्षा प्राप्त एक युवक ने अपने बीएसएल की जर्जर रगों में रक्त संचार का बीड़ा उठाया। तो आइए मिलवाते हैं आपको उसी शख्सियत से जिनकी चर्चा मैं यहाँ कर रही हूँ। इनका नाम है कुमार अमित। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनकी पृष्ठभूमि, वर्तमान और बहुउद्देशीय अभियान के बारे में। अमित जी, हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। सर्वप्रथम आपके साथ साथ आपके स्वराज पोस्ट के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार। हमारे नाम के बारे में आपने बताया। मैं बोकारो में हमारा जन्म हुआ। आपने पहले ही बताया कि बोकारो की गलियों में हमारा जीवन बीता, स्कूली शिक्षा हुई, और वहाँ के कॉलेज भी, वहाँ रणविजय कॉलेज का मैं प्रोडक्ट रहा। बाद में उच्च शिक्षा के लिए जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली भी गया, वहाँ से भी हमने मास्टर डिग्री ली। और कॉलेज में पढ़ने के दरमियान ही मैं छात्र राजनीति में इन्वॉल्व हुआ था, और छात्रों युवाओं के सहयोग से मुझे अपने कॉलेज का फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन का गौरव भी मिला। मैं पहला छात्र संघ अध्यक्ष था जो निर्वाचित हुआ था।
और एज ए हेरल्ड के रूप में हम लोगों ने छात्र राजनीति में काम किया। और छात्र राजनीति के दरमियान बोकारो में हमें इस बात का गर्व है कि अनेकों उपलब्धियां हम लोगों ने अपने संघर्ष के बूते लोगों के सहयोग से वहाँ पे बोकारो को दिलवाई। उसमें से एक वहाँ मास्टर डिग्री का पढ़ाई, पीजी की पढ़ाई शुरू करवाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। आज भी बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में 2-3 विषयों की पढ़ाई होती है। आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि हर एक कॉलेजों में और भी विषयों की पढ़ाई हो। साथ साथ वहाँ वोकेशनल कोर्सेज, MBA, BBA, BCA ये सब की पढ़ाई हम लोगों ने शुरू करवाई। एक अच्छा शैक्षणिक माहौल बनवाया, क्योंकि झारखंड के बौद्धिक राजधानी के रूप में बोकारो को लोग मानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उच्च शिक्षा का वहाँ बहुत अच्छा स्कोप नहीं है, वहाँ उच्च शिक्षण संस्थानों का घोर अभाव है। तो उस संदर्भ में भी हम लोगों ने काफ़ी शुरू से प्रयास किया था। तो उसके बाद हम लोग छात्र राजनीति के बाद मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक भी हूँ, बाल्यकाल स्वयंसेवक हूँ। बचपन से ही शाखा और संघ के गतिविधियों में शामिल रहा और विद्यार्थी परिषद में भी मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बोकारो महानगर में भी मैं अनेक गतिविधि और अनेक कामों को मैंने देखा। और बाद में भारतीय जनता पार्टी में मुख्य धारा में मैं काम कर रहा हूं और अभी मेरा तीसरा कार्यकाल है प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में। और आज भी मैं बोकारो के सहित झारखंड के विकास के लिए जो भी बन पड़ता है मैं प्रयास करता हूँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, BSL विस्तारीकरण के अड़ंगों को लेकर आप सुर्खियों में रहते हैं, तो अब आखिर ये मसला है क्या? और मतलब ये मसला आपको इतना क्यों अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बोकारो में और कोई नेता नहीं है, लेकिन सिर्फ आप ही को बोकारो की चिंता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको ये चीज़ आपके दिल को कैसे छू गई? देखिए, आपने बोला कि अड़ंगा को लेकर के हम मशहूर हैं। वहाँ अड़ंगा लगाने का हम काम नहीं करते। हमारा ऐसे भी स्वभाव है, टांग अड़ाना नहीं, हाथ बटाने का स्वभाव है। तो बोकारो स्टील प्लांट, आपने सही बोला कि पूरे विश्व के औद्योगिक क्रांति में बोकारो स्टील प्लांट का एक अपना योगदान है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट होने का एक समय इसे गौरव था। 33,000 एकड़ में यह प्लांट फैला है। मतलब वहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट की भूमि है और वहाँ स्टील प्लांट है। अब समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में उस समय के लोगों ने अपने ज़मीन का दान किया और वहाँ लैंड डोनर्स ने अपने ज़मीन दिए। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए और इसी आशा, इसी विश्वास के साथ लोगों ने उस समय के जो तत्कालीन हमारे महापुरुष रहे इस देश के, जिनके नेतृत्व में देश को एक दिशा मिली, विकास की दिशा, तो उनके आह्वान पे लोगों ने अपनी ज़मीन का त्याग किया। इसलिए क्योंकि सेल के बोकारो स्टील प्लांट की चिमनी से धुआं अनवरत निकलता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, और वहाँ के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोगों का रोजगार मिले और देश के विकास में बोकारो का योगदान हो देश प्रदेश के। वह बहुत दिनों तक क्रम जारी भी रहा, आज भी जारी है, पर जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए, क्योंकि विस्तार का नाम ही जीवन होता है, तो जिस रफ्तार से होना चाहिए था हमेशा व्यवधान रहा। आप इतिहास में भी बोकारो को देखेंगे कि आज से जो है 80-85 के दशक में भी कुछ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास हुआ था तत्कालीन सरकार के द्वारा। उस समय भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी जिसके कारण वह निवेश वहाँ लग नहीं पाया और विशाखापट्टनम चला गया। अगर वो निवेश उस समय सफल हो जाता तो आज बोकारो स्टील प्लांट जो 5 मिलियन टन में झूल रहा है, आज 55 साल हो गए प्लांट को, अभी भी 5 मिलियन टन है। हमसे पीछे जो प्लांट स्थापित हुआ वो सब आज हमारे बराबरी, या आप कहें कि आगे निकलने के कागार पे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक सहयोग की जो भावनाएं हैं उसमें कमियां हैं, और कहा गया है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। जो भी हुआ उसका परिणाम आज बोकारो भुगत रहा है।
क्योंकि हमारे बोकारो के लोगों का एक सपना है, और वो सपना केवल बोकारो का लोग नहीं, मैं बोकारो जब भी कहता हूँ तो झारखंड के लोग भी उसमें समाहित होते हैं कि 10 मिलियन टन उसका उत्पादन क्षमता हो। तो वहाँ के एक बहुत लोकप्रिय नेता, जो हमारे राजनीतिक गुरु भी रहे, उनके सानिध्य में भी मैंने राजनीति को सीखने का काम किया, उसके ककहरा सीखने का प्रयास किया। अमर हुतात्मा आदरणीय वीर समरेश सिंह जी, वो हमेशा जब भी कुछ बोलते थे तो बोकारो के 10 मिलियन टन की बात जनता के सामने करते थे, और हमेशा लोगों को इस कमिटमेंट को अपना याद दिलाते थे। तो आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उनके सपना को लेकर के, बोकारो वासियों के सपना और झारखंड के विकास को लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि वो उत्पादन क्षमता उसका 10 मिलियन टन हो। और बहुत सुखद एक बात रही कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो जब सरकार में आए तो 2017 में राष्ट्रीय इस्पात नीति बनाया गया। और आपको यह जान के गर्व होगा, आप जानते भी होंगे, आपके दर्शक भी जानते होंगे कि भारत आज विश्व का दूसरा बड़ा स्टील उत्पादक देश है। ये मोदी जी के जो दूरगामी सोच है, दृष्टि है, जो विजन है, उसी का परिणाम है। तो उन्होंने 2017 में जो राष्ट्रीय इस्पात नीति बनाई, नेशनल स्टील पॉलिसी, उसके तहत उन्होंने सेल का उत्पादन क्षमता जो भी वर्तमान में 20 मिलियन टन है, उसको इन्हेंस करके बढ़ा करके उन्होंने 50 मिलियन टन करने का क्षमता रखा। और उसी के तहत बोकारो के हिस्से में भी 2.5 मिलियन टन का एक्सपेंशन का बात आया, और जिसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है अभी देश के जो हैवी इंडस्ट्री और स्टील मिनिस्टर जो हैं एटी कुमारस्वामी जी, उन्होंने पिछले फरवरी में बोकारो जो आधिकारिक उनका प्रवास हुआ, दौरा हुआ, उसमें आकर के उन्होंने इसका आधिकारिक घोषणा की कि हम बोकारो स्टील प्लांट का 2.5 मिलियन टन का एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। उसके तहत लगभग 25-26 हजार करोड़ शुरुआती दौर में निवेश होगा, जो कि यह राशि इस पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते होते और भी बढ़ेगा, दुगना तिगुना से आगे बढ़ेगा, और 13,000 न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तो बोकारो सहित पूरे झारखंड के लोगों में एक आशा ऊर्जा का संचार हुआ विकास के प्रति। आज बोकारो स्टील प्लांट हजारों करोड़ रेवेन्यू के रूप में राज्य सरकार को देता है। तो मगर फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार वहाँ का जो बोकारो का स्थानीय नेतृत्व हैं, तो उन लोगों के अकर्मण्यता के कारण और गलत जो उनका एक इंटेंशन है, उसके कारण कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि वहाँ पे बहुत सारा एक अराजक वातावरण बना, और उसमें एक विस्थापित युवक की मौत भी हो गई, दर्जनों घायल भी हुए, सैकड़ों पे केस दर्ज हुआ। सेल ने अपने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 200 करोड़ का उन्हें नुकसान हुआ। 30 घंटा प्लांट का गेट बंद रहा, जिसके कारण जो है अंदर में 5,000 से अधिक कर्मचारी बिना दवा बिना भोजन के फंसे रहे। तो आज आप देखेंगे कि ऐसी स्थितियां इसलिए उत्पन्न होती हैं कि अब हमारा राज्य को लगभग 25 साल हो गए, अभी तक यहाँ पे जो विस्थापन और पुनर्वास नीति होना चाहिए और आयोग अभी तक स्वरूप में नहीं आया है, जिसके कारण जो झारखंड को प्रकृति ने माइंस मिनरल दिया है इस रत्नगर्भा भूमि में, तो स्वाभाविक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अधिक झारखंड में हुआ है और आगे भी यही होने का स्कोप है, क्योंकि प्रकृति ने जब हमें दिया है तो यही होना चाहिए औद्योगिकरण। अगर यहाँ औद्योगिकरण न करके यहीं का कोयला, यहीं का आयरन और यहीं के खनिज दूसरे राज्यों में ले जा करके वहाँ अगर उद्योग लगता है और उस उद्योग से वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है और हमारे यहाँ के लोग जो बेरोजगार हैं दूसरे राज्यों में जा करके काम करने को विवश हों, तो प्रकृति ने जो हमें यह खनिज जो उपहार के रूप में दिया है उसके साथ अन्याय होगा। तो आज विस्थापन जो है झारखंड में बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण औद्योगिकरण का जो माहौल है वो
प्रभावित हो रहा है, बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो झारखंड में जो विस्थापन और पुनर्वास की नीति आयोग के नहीं रहने से बोकारो में भी बड़ी संख्या में जो विस्थापित हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उन्हें एड्रेस करने वाला कोई नहीं है आज के समय में। तो वो लोग भी अपनी मांग को लेकर के जब सड़क पे उतरते हैं, और ऐसे स्थिति में जिला प्रशासन का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, उन्हें कन्विंस करने को लेकर के, उनकी समस्या को समाधान की दिशा में ले जाने के लेकर के। मगर आज का जो जिला प्रशासन और झारखंड सरकार का जो रवैया है, बहुत सहयोगात्मक रवैया नहीं है सेल के प्रति, जिसका नतीजा हुआ कि एक लड़के की मौत हुई। वहां पे लाठीचार्ज में सीआईएसएफ के द्वारा वो लाठीचार्ज हुआ था। अगर उस आंदोलन की सूचना जिला प्रशासन को थी, अगर जिला प्रशासन मजिस्ट्रेट डिप्यूट कर देता और उनके मजिस्ट्रेट वहां पे रहते, तो वो घटनाएं नहीं होती। क्योंकि मजिस्ट्रेट कोई अगर वहां पे डिप्यूट रहते तो वो सेल प्रबंधन से आंदोलनकारियों की वार्ता करवाने का भी प्रयास करते। और दूसरी तरफ जो है, जो मॉब को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसका टेक्निक भी जिला प्रशासन के पास होता है। वाटर कैनन हो सकता था, अश्रु गैस, टीयर गैस जो होता है वो हो सकता था, रबड़ बुलेट होता है, बहुत तरह से। तो कम से कम हमारा जो एक नौजवान साथी जो गया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी प्राणों की रक्षा हो सकती थी। और जो माहौल बना, वो माहौल नहीं बनता। तो परिणाम हुआ कि वो जो है निवेश जो होना था वो स्थगित हो गया। अब वो निवेश जब स्थगित हो गया, तो ये झारखंड वासियों के एक आशा पे कुठाराघात का है, एक उसके विकास के रफ्तार को एक गहरा धक्का लगा है। तो और जब इसकी जानकारी जब मुझे भी मिली, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र के बाद का रेफरेंस देते हुए इस जो सेल प्रबंधन ने, बोकारो स्टील प्लांट ने मुझे एक चिट्ठी दिया, जिसमें आधिकारिक रूप से उन्होंने लिखित में स्वीकार किया कि इसे स्थगित रखा गया है। जबकि उसी समय स्टील मिनिस्टर और भारत सरकार ने उसी समय घोषणा की थी कि जैसे बोकारो में एक्सपेंशन का काम हो रहा है, उसी तरह बर्नपुर में भी होगा, उसी तरह राउरकेला में भी होगा। आज देखिए वहाँ पे फंड एलोकेट भी हो चुका है, वहाँ दोनों जगहों पे काम भी शुरू हो चुका है, पर हमारा बोकारो में स्थगित रखा गया है इसे। तो जब हम लोगों को जब पत्र प्राप्त हुआ, और वह पत्र स्वाभाविक है, जब प्रधानमंत्री कार्यालय के रेफरेंस, उस पत्र के रेफरेंस से जब मुझे दिया गया, तो उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया गया और रिपोर्ट भी दिया गया। नट सेल में मुझे यही अनऑफिशियली बताया गया कि रिपोर्ट स्थगित इसलिए है क्योंकि बोकारो का जो औद्योगिक वातावरण है, निवेश के अनुकूल नहीं है, सामाजिक वातावरण रह गया है। तो एक बोकारो वासी, एक झारखंड वासी होने के नाते बहुत शर्म की बात है कि केंद्र सरकार यह समझती है कि बोकारो का सामाजिक वातावरण उस लायक नहीं है। तो एक नागरिक होने के नाते मैंने बोकारो में जितने भी नॉन पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी के सदस्य जो सेल के स्टेक होल्डर हैं, सेल से संबंधित हैं, उसमें सारे ट्रेड यूनियन हैं, उसमें विस्थापी संगठन है, वहाँ के व्यवसायियों का संगठन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई, बियाडा, वहाँ के सफाई कर्मचारी, वहाँ के जो ठेका मजदूर, ऐसे जितने भी संगठन थे, वहाँ के वकील, वहाँ के डॉक्टर, सभी के साथ हम लोग एक बैठे सिविल सोसाइटी के साथ, और हम लोग इस सारे विषयों पे मंथन किया, और एक निर्णय लिया गया कि जो इस निवेश, जो प्रधानमंत्री जी ने सौगात दिया है इस निवेश का, हम लोग प्रधानमंत्री जी को 10,000 पोस्ट कार्ड शुरुआती चरण में हम लोग लिखेंगे, और उन्हें इस सौगात देने के लिए हम धन्यवाद देते हुए उस परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतारने का आग्रह भी करेंगे, जिससे बोकारो से ही झारखंड के विकास को गति मिले, यहाँ के बेरोजगारों को, विस्थापित युवाओं को रोजगार मिल सके। और साथ साथ 2 लाख हस्ताक्षर बोकारो वासी करेंगे, और झारखंड के अलग जिलों के भी लोग, क्योंकि ये पूरे झारखंड का एक सवाल है। ये निवेश, अगर आप मान लें कि निवेश अगर सफल नहीं हुआ बोकारो स्टील प्लांट में जो ये प्रस्तावित है, और ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, तो आज समझ ये सकते हैं कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2-4 देश घूम के आते हैं,
दो चार हजार करोड़ के निवेश लाने के लिए स्वाभाविक रूप से 10-20 करोड़ रुपया भी खर्चा हुआ होगा। तो अगर यह इन्वेस्टमेंट सक्सेस नहीं होगा ब्राउनफील्ड, तो पूरे विश्व के इन्वेस्टर में यही संदेश जाएगा कि सरकार, जब केंद्र की सरकार अपना ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में जब निवेश सफल नहीं कर पाई, तो हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट झारखंड में कैसे निवेश करेंगे, उसकी क्या गारंटी है सफलता की। तो फिर इन्वेस्टर जो है यहाँ निवेश करने से कतराएंगे, जो कि पूरे झारखंड के विकास बुरी तरह प्रभावित होगा। क्योंकि प्रकृति ने हमें माइंस मिनरल दिया है, तो और जब यहाँ निवेशक जो है, इन्वेस्टर की पूंजी जब लगेगी, तभी उद्योग यहाँ पे खड़ा हो पाएगा और तभी झारखंड हमारा जो है अग्रणी राज्य बनेगा और तभी यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल पाएगा। तो इस रूप में भी ये पूरे झारखंड के लिए आवश्यक है। तो हम लोग यही तय किए कि 10,000 पोस्ट कार्ड और 2 लाख हस्ताक्षर हम लोग करेंगे और उस हस्ताक्षर को प्रधानमंत्री जी के को बोकारो की भावनाओं से हस्ताक्षर के माध्यम से अवगत कराएंगे कि बोकारो के लोगों की भावनाएं हैं, बोकारो के लोग आपके द्वारा जो दिया गया है सौगात विकास का, उसे स्वागत करते हैं और शीघ्र धरातल पर उतारने का आपका मांग करते हैं। साथ साथ इसमें एक और विषय को लेकर के, एक बोकारो जनरल अस्पताल है, आप झारखंड के सभी लोग जानते हैं, केवल झारखंड के नहीं दूसरे राज्यों के लोग भी जानते हैं। आज बोकारो स्टील प्लांट जो है सेल, उसके द्वारा संचालित है अपना बोकारो जनरल अस्पताल। 1000 बेड का है अस्पताल है। आप कह सकते हैं कि रिम्स से कम इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास नहीं है, फिर भी आज वो जो है लगातार बदतर स्थिति हो रही है। एक समय ऐसा था कि अपने अच्छे सर्विस के लिए जाना जाता था। जो लोग आज बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि जब हम लोग कोई आदमी जब मरणासन्न स्थिति में रहते थे और जब बीजीएच को जब अस्पताल लेके जाया जाता था, तो जो बीजीएच में एंट्री के साथ उनको लगता था कि अब हम बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। आज स्थितियां जस्ट उल्टा हो गई। अब जो थोड़ा मोड़ा बीमारी भी जिनको रहता है और उनको अस्पताल इलाज कराने के लेके जाया जाता है बीजीएच, तो कहते हैं कि कहाँ यार मारने के लिए हमको ले आया। तो ये स्थितियां परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुई, इसको लेकर के जो आवश्यक पहल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अपने राज्य सरकार की उदासीनता भी रही। तो हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री से उस पोस्ट कार्ड में बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण के साथ साथ बीजीएच को सुपर स्पेशलिटी के रूप में विकसित करने का भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने राउरकेला में जो सेल द्वारा संचालित अस्पताल है उसे कायाकल्प कर दिया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एक अच्छा चिकित्सीय सुविधा वहाँ के लोगों को उपलब्ध है। उसी तरह अगर बीजीएच को हो जाए तो उससे क्या होगा कि आसपास के बोकारो सहित आसपास के जिला के लोग भी वहाँ इलाज करा सकेंगे और आज जो रिम्स पे जो बहुत ज़्यादा लोड हो वो लोड नहीं रहेगा। तो उसका भी हम लोग मांग कर रहे हैं। और एक चीज़ और बताना आवश्यक है कि जब जब बोकारो में निवेश का एक प्रस्ताव आया सरकार के तरफ, तब तब बोकारो में गलत राजनीति हुआ है और जिसके कारण जो है वह निवेश लौट गया है। एक समय 1980-85 में हुआ था। एक बार और प्रयास हुआ जिस समय वहाँ के कुख्यात लोहा तस्कर उसने वहाँ के जो गरीब जनता को बरगला करके उसका विरोध कराया, जिसके कारण SMS-3 का प्रोजेक्ट वापस लौट गया। आज फिर आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में जब वो वहाँ के विकास के लिए जब वहाँ से आ रहा है तो फिर से समाज को गलत डायरेक्शन ले जाने का एक षड्यंत्र हो रहा है कि वहाँ का जो है औद्योगिक वातावरण खराब हो। और उसके लिए राज्य सरकार का जो आज लचर कानून व्यवस्था है वो भी उतना ही दोषी है। तो राज्य सरकार से मैं यही आग्रह करता हूँ कि पूरे बोकारो से पूरे झारखंड के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें, जिससे कि एक औद्योगिक वातावरण संरक्षित हो, सुरक्षित रहे। और साथ साथ जो विस्थापन और पुनर्वास नीति आयोग को सुदृढ़ रूप से बनाएं, जो विस्थापितों के कल्याणकारी हो और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, तब जाकर के ऐसे जो निवेश हैं वो सफल होंगे। तो इन्हीं को लेकर के आज हम लोग जो है पोस्ट कार्ड और महाहस्ताक्षर अभियान के नाम से हम लोग लोगों को हस्ताक्षर कराने का काम कर रहे हैं, पोस्ट कार्ड लिखवाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अब बड़ी संख्या में बोकारो में लोग, हम लोगों ने जो 10,000 का लक्ष्य रखा था, तो शुरुआती तौर पे ही मुझे लगता है कि उस लक्ष्य से आगे बढ़ करके लोग पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं।
और इस चीज़ों को समर्थन कर रहे हैं। और हमने इस संदर्भ में यहाँ आकर के जो अपने झारखंड सरकार में जो अभी विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है और अपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और जो राज्य के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी से भी हमने मिला है और आग्रह भी किया है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के पोस्टकार्ड को भी उन्होंने साइन करके एक सांकेतिक रूप से संदेश दिया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और वो भी एक उच्च स्तरीय आवश्यक पहल करेंगे। हमने झारखंड के सांसदों से भी मिला है, राज्यसभा सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी, आदरणीय अपने प्रदीप वर्मा जी, आदरणीय आदिश साहू जी, कालीचरण सिंह जी और भी लोगों के साथ हम लोग मिल रहे हैं। और उन्होंने भी बोला है कि हम लोग सारे सांसद इकट्ठा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री से मिल करके इसको हम लोग आग्रह करेंगे कि ये जो है इसको धरातल पे जल्दी उतारें कि जिससे कि झारखंड के विकास को एक दिशा मिल सके। और हम लोग झारखंड सरकार के भी जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं सबसे बात करें। चीफ सेक्रेटरी मैम के यहाँ भी हमारी बातचीत हुई है, सेक्रेटरी इंडस्ट्री हैं अरवा राजकमल साहब, उनसे भी बातचीत हुई है। हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जो भी संबंधित सरकार में हैं सभी से मिलने का हम लोग काम कर रहे हैं और जिससे कि यह निवेश अनिवार्य रूप से जमीन पे आए। हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय ढुल्लू महतो जी भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें आए, तो पूरे झारखंड के विकास के लिए मायने रखता है ये प्रोजेक्ट। अच्छा सर, अभी आपने ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है और ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट से कितना अलग होता है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है। जैसे बोकारो स्टील प्लांट में जो मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन का जो प्रोजेक्ट है, वहाँ से पहले से ही एक प्लांट स्थापित है और भूमि भी अधिग्रहित है। वहाँ पे उसको विस्तार की बात हो रही है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी को इन्हेंस करना है। उसके जो टेक्नोलॉजी हैं, जो आज 55 साल पुराना प्लांट हो गया, समझिए उस समय रशियन टेक्नोलॉजी से वो प्लांट डेवलप किया गया था। आज के टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उस समय का जो टेक्नोलॉजी के डेवलप हुआ था तो उसमें क्या है, इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है। अब का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें अपेक्षाकृत इनपुट कम रहेगा, आउटपुट ज़्यादा रहेगा। अब समझ सकते हैं कि 33,000 एकड़ बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के पास जमीन है, मात्र उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 मिलियन टन में ही जूझ रहा है। आज देखिए एक नागपुर में एक प्लांट लग रहा है जिंदल का, वो शायद भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, 25 मिलियन टन, और वो मात्र 3200 एकड़ में लग रहा है। जो जबकि वहाँ उसके पास ना माइंस है ना कोल है, कोयला हमारे के यहाँ से जाएगा, लौह अयस्क हमारे के यहाँ से जाएगा, और प्लांट कहाँ लग रहा है, नागपुर में, महाराष्ट्र में। उसका लाभ महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा। तो कितनी बड़ी विडंबना है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार जो है पहल कर रही है ऐसे चीजों के लेकर के, और वो सरकार जमीन उपलब्ध करवा रही है। तो जो पहले से एग्जिस्टिंग यूनिट होते हैं वहां पे अगर कोई प्लांट लगता है या वहां निवेश होता है तो उसको हम ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। और जहां पे भूमि अधिग्रहण करने से शुरुआत होता है उसको, और भूमि अधिग्रहण लैंड एक्वायर्ड करने के बाद वहां पे जो कोई फैक्ट्री लगेगा या कोई इकाई स्थापित होगा तो उसे हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे अभी नगड़ी में जो सुन रहे होंगे रिम्स का एक प्रस्तावित है, तो वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा। वो वहाँ के रैयत से जमीन खरीदना होगा और उसके बाद वहाँ पे कुछ निवेश करके कुछ भी विकास का संरचना डेवलप करना होगा, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट आसान होता है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट 0 लेवल से शुरू करना पड़ता है। तो इस रूप में ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। अच्छा, तो सर अभी जो आपने बताया कि अभी आप लोग महाहस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं पोस्ट कार्ड के जरिए, और ये जो आप मुहिम चला रहे हैं BSL विस्तारीकरण के लिए, तो आपको क्या लगता है इसकी परिणति क्या होगी? नहीं, परिणति, क्योंकि विकास ही जीवन है, विस्तार ही जीवन होता है और जीवन ही सत्य है। तो मैं और जो भी इस अभियान के साथ लोग हैं, हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज को विकसित बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब हम
हमारा लड़ाई सत्य के लिए है, समाज को विकसित बनाने के लिए है, तो निश्चित रूप से हमारे प्रयास में ईश्वरीय शक्ति का भी आशीर्वाद मिल रहा है, मिलेगा, और हम निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि प्रयास हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। मगर जब प्रयास हमारा ईमानदारी पूर्वक होगा तो परिणाम भी शीघ्र ही आएगा, और जब धरातल पे आएगा तब लोगों को दिखेगा कि बोकारो स्टील प्लांट का एक्सपेंशन झारखंड के विकास में कितना सहायक है। और जहां तक रही बात, मेरा बोकारो की धरती पे मेरा जन्म हुआ है, उसके प्रति एक कर्ज है, और उस कर्ज को उतारना है। बोकारो को सजारने संवारने का मेरा एक संकल्प है, और बोकारो के समाज को एक सही दिशा जाए, एक विकसित बोकारो बने, जो कि झारखंड में एक आयाम स्थापित करे, झारखंड के विकास में बोकारो वासियों का एक योगदान हो, विकसित झारखंड अग्रणी राज्य बनाने में। तो उस नाते जो भी बन पड़ेगा बोकारो को सही दिशा देने के लिए, मैं अपने स्तर से आज 20 वर्ष हो गए मुझे सामाजिक सार्वजनिक जीवन जीते, और हमेशा मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट लाइफ में हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, उसकी उपलब्धियां भी हमने बताई। आज बोकारो जनरल अस्पताल की बात हमने की आपसे, तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि बोकारो जनरल अस्पताल जो 1000 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ जब प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना आया था आयुष्मान भारत योजना, तो उसका लाभ नहीं मिलता था। तो उसमें तत्कालीन अपने जो स्टील मिनिस्टर थे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, वो बोकारो दौरा पे आए हुए थे, और मैंने उनसे मांग की थी कि बोकारो जनरल अस्पताल केवल बोकारो नहीं, आसपास के जिलों के भी एक चिकित्सीय सुविधा का एक मात्र बड़ा केंद्र है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना का वहाँ अगर लागू नहीं रहेगा तो फिर गरीब गुरबों को कैसे इसका लाभ मिलेगा। तो उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने तत्कालीन जो भी वहाँ के प्रबंधन के लोग थे उनको तत्काल निर्देश दिया, और उन्होंने बोला कि इसके लिए जो आपको आवश्यकता है वो आप बोलिए, हम उसको पूरा करेंगे। पर किसी हाल में जो प्रधानमंत्री जी के जनाकांक्षी जो प्रधानमंत्री जन औषधि आयुष्मान केंद्र है, आयुष्मान योजना है, उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। आवाज देखिए, बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग, गरीब गुरबा लोग जो जाके इलाज कराते हैं, तो उसके भी बड़ा मुझे सुखद अनुभव होता है कि आज जो है ईश्वर ने जो भी ऊर्जा, जो भी एक सद्बुद्धि दी, जिसके तहत हमने पहल किया, आज वो जमीन पे आज उतरा है और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। तो इस रूप में बोकारो के प्रति और झारखंड के प्रति हमारा एक प्राथमिकता है कि जो भी ऊर्जा इस धरती, इस राज्य बोकारो को सकारात्मक दिशा देने में आवश्यक होगा, मैं लगाऊंगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कुमार अमित, जो अपने बोकारो की धरती पर बीएसएल विस्तारीकरण के लिए मुहिम चला रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसी ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें, और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।